दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। को मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो आज हम लोग इस ऐसे को देखेंगे और जो लोग भी पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज का जो ऐसे है दोस्तों वो 700 शब्दों में आप लोगों को ऐसे को लिखना है। और जो यूपीपीसीएस मेंस में जो ऐसे आता है वो 700 शब्द सीमा में शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियां, जैसे आपकी हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रस्तुतिकरण है वो आपका अच्छा होना चाहिए। कुछ डेटा, कोटेशन, इन सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, ठीक है। और कोटेशन में जैसे कि जो कविता है, श्लोक हैं, मूवी के गीत हैं, बोल हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। जैसे लगभग सात पेजेस में आपके 700 शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक पेज में जैसे एक कोटेशन तो आप डालिए ही डालिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और क्या है कि कुछ सावधानियाँ हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को इस ऐसे को, इस निबंध को लिखना है, ठीक है। चलिए आज का जो निबंध है उसको देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है, तो उसको आज हम लोग देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट है क्या? सबसे पहले तो इसको समझिए कि जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य होता है जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना, ठीक है। कि जैसे बिल्कुल तय दर से या अनियमित दर से वृद्धि होना, लोगों की संख्या में मतलब अनियमित या अनियंत्रित रूप से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, ठीक है। और जो वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह समस्या भी है भारत के लिहाज से, भारत के परिप्रेक्ष्य से यह समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और उससे होता क्या है कि जैसे भारत की आर्थिक और मानवीय दौड़ में भी जो भारत है वो पिछड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य से अच्छी नहीं हो रही हैं। और जनसंख्या विस्फोट जो है किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। अच्छा हो भी सकता है अगर उसको मानव संसाधन को, जो आपके देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप कुशल मानव जन संसाधन में परिवर्तित कर सकें, तब है, ठीक है। लेकिन एक सीमा के बाद में जो जनसंख्या है वो अभिशाप ही दिखाई पड़ती है, ठीक है। कि जैसे जनसंख्या वृद्धि की जब हम लोग बात करते हैं तो 2011 में जनगणना के अनुसार 1 अरब 121 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या थी, जो कि विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में चीन के बाद में जनसंख्या के मामले में दूसरे पायदान पर भारत आता है। जैसे भारत की जनसंख्या और अन्य देशों की जनसंख्या, जैसे अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जापान, तो इन देशों को मिलाकर कुल जनसंख्या और भारत की जनसंख्या लगभग बराबर है। तो आप सोच सकते हैं ना कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, ठीक है। तो अब जैसे देखिए 1941 में जब हम लोग पीछे चलते हैं आज़ादी के पहले, तो 1941 में देश की जनसंख्या लगभग 31.86 करोड़ थी। और 1991 में कितनी हो गई बढ़ते बढ़ते, यही 84.64 करोड़ हो गई थी, ठीक है।
2001 में यही जनसंख्या जो है वो 102 करोड़ हो जाती है। 2001 से 11 के दौरान जो आपकी वृद्धि है वो 18.1 करोड़ वृद्धि हुई थी लोगों की। तो यह चीज़ें हमारे जो जनसंख्या की वृद्धि है किस तरीके से बढ़ी हैं, तो उन चीज़ों को आपको उत्तर में जो ऐसे है उसमें लिखिए। और जैसे जब बात करते हैं कि 1961 के बाद में कुछ गिरावट आई थी, ठीक है, उसी समय 1977 में जो सरकार थी तो उसी समय नसबंदी कार्यक्रम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित हुई थी। तो उस समय चुनावी मुद्दे भी बनाए गए थे, ठीक है, ऐसे कार्यक्रमों को। और क्या है कि जैसे जब विभाजन करके हम लोग देखते हैं तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो देश की कुल जनसंख्या का ये लोग चारों राष्ट्र जो हैं, मतलब राज्य जो हैं, वो कुल जनसंख्या का लगभग 40% मतलब योगदान करते हैं, ठीक है। और इनकी जो सकल प्रजनन दर है वो काफ़ी ऊंची है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रवृत्तियां हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। जनसंख्या विस्फोट दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि का। तो देखिए जो एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है तो उसका एक रीज़न देखते हैं। सबसे पहला कारण होता है जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ती हुई दरार या अंतर, ठीक है, असमानता। कहने का मतलब यही है, जन्म दर, ठीक है, जन्म दर में मामूली गिरावट होती है लेकिन मृत्यु दर तेज़ी से कम होना, ठीक है। मृत्यु दर मतलब जो डेथ्स होती हैं उनकी संख्या कम होना, ठीक है, मतलब डेथ्स हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है, और जन्म दर में जो गिरावट है वो बहुत कम है, मतलब जन्म दर भी काफ़ी ऊंची वृद्धि दर से चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जनसंख्या जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला कारण है जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मूल कारण माना जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ विवाह के समय कम आयु, मतलब कम आयु में ही विवाह हो जाता है। तो है क्या कि उनके पास ऐसे होता क्या है कि हमारे समाज की जो प्रवृत्तियां हैं तो उनमें यही देखा जाता है कि जो महिलाओं को समझा जाता है कि हाँ एक बच्चा पैदा करने का साधन माना जाता है। तो ये हमारे समाज की रूढ़िवादिता और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। कि जैसे बाल विवाह है तो बाल विवाह 1931 में लगभग 72% बाल विवाह हुए थे जो 15 वर्ष से पहले हुए थे, मतलब जो जिन लड़कियों की शादी हुई थी तो वो 15 वर्ष से कम वर्ष की आयु की थी, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर की जब तक बात करते हैं, ठीक है, तो 2009 में 55 था ग्रामीण में और 34 था शहरी में, ठीक है। तो ये शिशु मृत्यु दर है तो ये हमें दिखाई देती है। तो ये है क्या कि जब ये चीज़ें कम होती रहेंगी तो जो जनसंख्या है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और क्या कारण है कि जैसे हमारे यहाँ जो साक्षरता का स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, घोर निरक्षरता पाई जाती है। जैसे अगर कोई भी चीज़ है, जैसे देखिए शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। अब देखिए भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाया गया था। तो परिवार नियोजन का संबंध अगर है तो वो किससे है, भाई फैमिली प्लानिंग वही करेगा जो समझदार होगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब नहीं पढ़े हुए हैं वो समझदार नहीं है, ठीक है, वो भी समझदार होते हैं। लेकिन मुख्यतः बात ये कही जाती है कि परिवार नियोजन का संबंध जो होता है और अन्य जो चीज़ों का संबंध जो माना जाता है वो आपका सीधा एजुकेशन से माना जाता है, शिक्षा से माना जाता है, ठीक है। जैसे महिलाओं की प्रतिष्ठा हो गई, जनन क्षमता हो गई, शिशु मृत्यु दर हो गई, तो ये सारी चीज़ें शिक्षित व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कि हमें कितने बच्चों को जन्म देना है, ठीक है, और महिलाओं की प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो घोर निरक्षरता पाई जाती है इसको हटाने के बाद ही अच्छी होंगी, ठीक है। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो शिक्षा का स्तर जो है अच्छा ना होने की वजह से लोग तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, ठीक है। और एक
प्राचीन काल से चीज़ें चली आ रही हैं, तो वो एक पारंपरिक, एक सांस्कृतिक दबाव भी रहता है, एक समाज में रूढ़िवादिता जो फैली है वो भी आगे नहीं बढ़ने देती लोगों को, कि आपको जैसे आप बच्चों, जैसे आप 5 या 4 बच्चों का मतलब क्यों पैदा करते हैं, ठीक है, और आप 2 बच्चों का ही पालन पोषण करिए और बहुत अच्छे तरीके से करिए, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी बहुत बेहतर तरीके से आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो एक रीजनेबल थॉट जो होता है वो तभी आ पाता है जब आप शिक्षित होते हैं। तो हमारा जो देश है वो कहा भी जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है और जो देश है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी है वो ज़्यादा बसती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या उभर कर आती है कि जो घोर निरक्षरता है वह जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनती है जाकर। अब जैसे देखिए चौथा पॉइंट क्या है, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक विचार, कि जैसे देखिए लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो धर्म की चीज़ें हैं वो उनको रोकती हैं। जैसे एक धार्मिक विचार है, एक रूढ़िवादिता है परिवार में, कि जैसे भगवान की इच्छा है कि बच्चे जितने नेचुरल प्राकृतिक तरीके से पैदा हो रहे हैं तो उतने पैदा होने चाहिए, तो हम भगवान की इच्छा को क्यों माने, ठीक है, क्यों उन चीज़ों को मना करें, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो एक धार्मिक विचारधारा जो है भगवान से जोड़कर देखने वाली एक विचारधारा, तो यह एक सामान्य जनसंख्या विस्फोट जो होता है उसको और बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में जो वृद्धि दर है, जन्म दर जो है वो 3.3% है और मुस्लिमों में 4% लगभग है। तो इस तरीके की वृद्धि दर देखने को मिलती है। और महिलाएं जो हैं, महिलाओं को केवल बच्चों को जन्म देना, ठीक है, बच्चों को जन्म देना यही उनका कार्य माना जाता है। तो ये हमारे समाज के जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं धार्मिक विचार और जो एक चीज़ें समाज में चली आ रही हैं, ठीक है, जो एक विचारधारा चली आ रही है कि महिला को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है, ठीक है। तो ये एक विभाजन जो है वो भी परिवार नियोजन के प्रति एक नकारात्मक सोच को दर्शाता है और परिवार नियोजन को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है जो भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है या जो हो रहा है उसके प्रति परिवार नियोजन तभी हो पाएगा जब लोग शिक्षित होंगे और ये जो विचारधारा है ये विचारधारा सामने नहीं आएगी, ठीक है। तभी आप परिवार नियोजन की जितनी भी प्रणालियां हैं उनको अच्छे रूप में क्रियान्वित कर पाएंगे। कि परिवार नियोजन से तात्पर्य क्या मतलब है, परिवार नियोजन का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली की प्लानिंग करिए, उनकी योजना बनाइए कि किस तरीके से हमें 1 बच्चा चाहिए या 2 बच्चा चाहिए, हमारी जितनी इनकम है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपको 15 या 20 या 30 बच्चे पालने हैं, नहीं। कहने का मतलब है जो परिवार है आपका छोटा परिवार होना चाहिए, छोटा परिवार और सुखी परिवार, ऐसे स्लोगन सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से दिए भी जाते हैं, ठीक है। तो परिवार नियोजन के प्रति जो एक धार्मिक विचारधारा है वो भी जो जनसंख्या विस्फोट है उसका कारण बनती है जाकर। चलिए आगे देखते हैं अन्य कारण कौन कौन से हैं। कि जैसे जो अन्य कारण हैं उनको देख लेते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या के प्रति लोगों को सचेत करने का कोई मतलब सूचनाएं जो हैं वो सूचनाओं का अभाव है, ठीक है। नसबंदी जो होती है, ठीक है, तो नसबंदी के प्रति लोगों का विचार नकारात्मक रूप से जो व्यवहार है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो ये और क्या है, यह जनसंख्या विस्फोट को बढ़ाते हैं। अब जैसे जनसंख्या का बढ़ने का एक रीज़न और होता है समाज में, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जो लोग गरीब होते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि उनके 2-4 बेटे हो जाएं और खेत में काम करने के लिए, एक अपना मजदूरी करने के लिए, तो इस तरीके की जो एक आय सृजन क्षमता को विकसित करने के लिए उनके दिमाग में चलता है कि अगर हमारी फैमिली में मतलब 8-10 लड़के लड़कियां जब सारे लोग होंगे तो हम लोग मिलकर कृषि कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें शहरों में भी लागू होती हैं कि अगर एक ही माँ बाप के अगर
दो चार पांच लड़के हैं तो कोई ना कोई कमाएगा और कोई ना कोई जो पारिवारिक आय है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यह एक चीज़ क्या है, लोगों की ऐसी विचारधारा भी जो जनसंख्या विस्फोट है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, अब एक और अन्य कारण है कि जैसे लड़कों की चाह में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कि जैसे लड़कियों को हे दृष्टि या पराया धन के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यही होता है जो महिलाएं या मतलब लड़कियां होती हैं तो उनको एक उपभोक्ता मतलब उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कि आप बस काम करिए, घर में रहिए, खाइए पीजिए और रहिए घर में, आपको और कुछ नहीं करना है, कि जैसे आपके कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, कि आपको करना क्या है। और यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनको बाहर जाकर कार्य करना होता है। तो इस तरीके की जो विचारधाराएं समाज में फैली हुई हैं, तो यह क्या होता है, एक पुत्र कि अगर लड़का होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, तो ऐसी चाह जो लोगों के अंदर है तो वह, अब आप सोच कर देखिए कि जो ये चाह है वो कितना विनाशकारी परिणामों को लाती है। ठीक है, कि आप एक लड़के के चाह में कितनी लड़कियों को पैदा करते हैं और अपनी फैमिली को कितना बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि पुत्र की चाह में आप कितने बच्चे पैदा कर लेते हैं, और वर्तमान समय में देखेंगे तो लड़का और लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक कि जो लड़के हैं वही बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, मारते पीटते हैं और अंततः मार भी डालते हैं। बहुत से केसेस में यह देखा गया है। जबकि लड़कियां क्या हैं, लड़कियां हमेशा अपने माता पिता को उनके भले के लिए हमेशा सोचती रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जनसंख्या विस्फोट के। अब देखिए, जनसंख्या विस्फोट के परिणामों को देख लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम कौन कौन से होते हैं। तो जैसे जीवन स्तर प्रभावित होता है। भाई सीधी सी बात है, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और माता पिता 4 लोग हैं। अब इसी में अगर 4 बच्चे हो गए तो फैमिली बड़ी हो जाती है। जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कपड़ा है, रोटी है, मकान, तो इन सारी चीज़ों की जो नीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो उनके खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इनका क्या है, जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे जो मानव विकास सूचकांक है तो उसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, और ये अत्यधिक लोगों के कारण होता है कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो आप उनकी आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अपराध की प्रवृत्तियां हैं वो समाज में देखने को मिलती हैं। जो समाज में मलिन बस्तियां हैं उनका भी बहुत तेज़ी में प्रसार हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम के रूप में दिखाई पड़ती है हमें शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। क्या है, जो अपराध की घटनाएं, जब उन युवाओं को क्या है, बेरोजगार रहेंगे, भूखे रहेंगे, तो ऐसे में वो क्या है, अपराध और हिंसा में फिर लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्यों को करने लगते हैं। और क्या होता है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम के फलस्वरूप कि जो परिवहन है, बिजली है, पानी है, इन सब की आवश्यकता पड़ती है, सभी को आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों की संख्या अधिक होगी तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करानी होगी। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ता है। ठीक है, जैसे बेरोजगारी है, भुखमरी है, निराशा है, तो लोगों में ये सारे विचलन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण और निराशा के कारण लोग जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है और अन्य जो गतिविधियाँ हैं देश विरोधी, तो उनमें भी शामिल होने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट के परिणामों के रूप में जब हम लोग देखते हैं। और क्या है कि जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं, कि भाई जब मान लीजिए एक फैमिली में पहले 4 लोग हैं, अब उसी में 24 लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो उस फैमिली की जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ठीक है, सड़क हो गई, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, अन्य सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं, तो वो सही रूप में नहीं मिल पाएगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब जैसे एक आंकड़े के अनुसार लगभग 30 करोड़ लोगों के पास बिजली ही नहीं है अभी भी।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम के रूप में हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा सभी तक नहीं पहुंच पाती, सभी तक यह शिक्षा नहीं पहुंच पाती। और आय भी, जैसे परिवार या व्यक्ति की आय भी कम होती है और जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। सरकार क्या है, सरकार वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो सरकार बहुत पहले से जो सार्वजनिक व्यय है, ठीक है, तो उसको बहुत कम करती है। जबकि यही अगर देखेंगे तो बाहर के देशों में जो सार्वजनिक व्यय है वो अच्छी खासी मात्रा में, अच्छे खासे प्रतिशत के रूप में किया जाता है, जिससे लोगों का अच्छा हो सके, सारी चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन होता क्या है हमारे देश में कि ये चीज़ें, इन पर खर्च उतना नहीं किया जाता, जिससे अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और क्या है कि जैसे जनसंख्या नीति की हम लोग बात करते हैं, तो जनसंख्या नीति की जब हम लोग बात करते हैं कि जैसे देखिए हम लोगों ने परिणामों को देख लिया, अब इनको ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ नीतियाँ लानी पड़ेंगी। तो हम जो पॉपुलेशन पॉलिसी है या जनसंख्या नीति है तो उसके लक्ष्य भी होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे हमारे देश में जो 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, 1952 में एक जनसंख्या पर नीति भी बनाई गई थी, 1956 में क्या हुआ था कि परिवार नियोजन परिषद की स्थापना की गई थी और इस पर बंध्याकरण पर बल दिया गया था। ठीक है। तो ये फैक्ट है, उत्तर में आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। 1971 में गर्भ का निर्धारण चिकित्सकीय समापन अधिनियम भी पारित किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। 1976 में जनसंख्या की नई नीति आई थी जिसमें परिवार नियोजन और परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है। और जैसे कुछ और चीज़ें हैं कि 1946 में कुछ जनसंख्या से संबंधित कुछ समितियां बनी थी, कि जैसे 46 में भोर समिति बनी थी, 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के कुछ मील के पत्थर साबित हुए हैं। ठीक है। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का बयान, ये 3-4 चीज़ें थी जो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चलाए थे। ठीक है। अब जैसे इसमें है क्या कि भारत के जो जनसंख्या नीति है उसके लक्ष्य किस प्रकार के होंगे, तो जैसे जन्म दर को हमें कम करना होगा और परिवार में बच्चे, मतलब ये निर्धारित करना कि एक परिवार में 2 ही बच्चे हों। ठीक है। और जन्म जो मृत्यु दर है उसको भी कम करना। ठीक है। और जैसे जो जनसंख्या विस्फोट है उसको, उसके प्रति एक जागरूकता किस माध्यम से, देखिए टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हर तरीके से, सोशल मीडिया है और यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सारी चीज़ें के माध्यम से आप जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास सरकार करती है। ठीक है। तो जागरूकता दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इंसान या व्यक्ति या परिवार खुद नहीं चाहेगा कि हमें अपने परिवार को नियंत्रित करना चाहिए, तब तक ये चीज़ें सफल नहीं हो सकती। और क्या है कि जैसे गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, तो ये इस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। और क्या है, आगे देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के उपायों को देख लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के उपाय, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोत्साहन बनाम हतोत्साहन। देखिए 2 चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ को नकारात्मक रूप में देखिए, किसी चीज़ को सकारात्मक रूप में देखिए। जैसे प्रोत्साहन, आप जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उनको कुशल बनाने का, उनको एक कुशल संसाधन में परिवर्तित करने का भी उनको मार्ग बताइए, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का बात करिए। और जो जनता है, जनता के बारे में कहा भी है अमर्त्य सेन ने कि सहयोग का पक्ष इन्होंने कहा है कि हर समय जनता का सहयोग होना चाहिए। जैसे जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो आप सोच कर देखिए ना कि जब तक जनसंख्या, मतलब जो लोग हैं वही सहयोग नहीं करेंगे, वही कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लगा पाएंगे। ठीक है। माल्थस के अनुसार, जैसे माल्थस कहते हैं कि परिवार नियोजन की स्वैच्छिक स्वीकार्यता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो फैमिली प्लानिंग लोगों को खुद से समझ में आनी चाहिए। ठीक है।
स्वैच्छिक होनी चाहिए। क्या उनको सही लगता है, क्या सही लगता है कि हाँ फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और नहीं करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ दबाव वाले या हतोत्साहित करने के जो चीनी मॉडल, जैसे चीन में क्या है कि दबाव के आधार पर परिवार नियोजन किया जाता है कि मतलब आप प्रेशर के द्वारा, मतलब सरकार जो है कानून और नियमों को बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित करती है किसी भी तरीके से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि अंचलों और क्षेत्रों में विभाजन, कि जैसे जनसंख्या नियंत्रित करने का तरीका क्या है कि जैसे जो आप ऑपरेशन चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ज़िला है। ठीक है, अब इस ज़िले में जैसे मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जनसंख्या का जो केंद्रीकरण होता है उसको नहीं होने देंगे। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है और जो अन्य कार्यक्रम जो जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा, सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, तो नियंत्रित करने के माध्यम से इसमें क्या होगा कि आपको जनसंख्या को छोटे छोटे क्षेत्रों, जिलों और अंचलों और क्षेत्रों के आधार पर विभाजित करना होगा। फिर हम मॉनिटरिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी, जैसे हमने कोई परिवार नियोजन की योजना चलाई या जनसंख्या नियंत्रण की कोई योजना चलाई जिसमें जनसंख्या नियंत्रण होती है, तो ऐसे में क्या होगा, हम प्रत्येक क्षेत्र में जाकर निगरानी करेंगे। अब जैसे मान लिया 3 क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है, अब एक क्षेत्र में अच्छे से कार्य नहीं हो रहा, वहाँ पर परिवार नियोजन विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका डिवीज़न किया जाता है अलग अलग, जैसे जिलों, अंचलों और क्षेत्रों में विभाजन करके जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, और क्या है कि जैसे तीसरा पॉइंट है कि जैसे नए गर्भ निरोधकों की तलाश करना, कि जैसे देखिए अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में गोलियां हैं, इंजेक्शंस हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब जो अनुसंधान करता है तो उनके द्वारा नए गर्भ निरोधकों की तलाश की जा रही है, और इसमें क्या है कि इसमें अभी विशेष सफलता नहीं मिल पाई है, तो अभी वर्तमान में तो गोलियां और अन्य साधन ही हैं। ठीक है, और आगे भविष्य में ज़रूर नई नई जो गर्भ निरोधक की जो तरीके हैं उनको ईजाद किया जाएगा। ठीक है, और क्या है कि चौथा पॉइंट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या को रोकने के कौन सा उपाय है, तो विवाह योग्य आयु में वृद्धि करना। कहने का मतलब है जो एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि जैसे 18 साल या 15 साल से जो विवाह होने लगते हैं उनकी आयु अब 20 से 21 साल की जानी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो विवाह योग्य आयु है उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं और सरकार अलग अलग तरीकों को अपनाती है। अब देखिए आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो आप सरकार हैं और सरकार का कार्य होता है लोगों का विकास करना। जैसे जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, ठीक है, अब लोगों का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो होगा क्या, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे कि जैसे आप जो डिमांड है, डिमांड को रोकना पड़ जाएगा। ठीक है, और आपूर्ति में वृद्धि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जो डिमांड है उसको रोकना पड़ेगा और जो सप्लाई है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। जो सेवाएं हैं और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और मानव को कुशल संसाधन के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। शिक्षा है, रोजगार है, परिवहन है, स्वास्थ्य है, इन सारी की मांग के अनुसार निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आर्थिक विकास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा किसी भी कंट्री का तो ऐसी हालत में क्या होगा, ऐसी हालत में उस देश के लोगों का भी विकास नहीं होगा, और अगर लोगों का विकास नहीं होगा तो वही जनसंख्या जो एक समय में वरदान बनी हुई थी, वही जनसंख्या आपकी अभिशाप के रूप में दिखाई देगी। क्योंकि देखिए अगर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो अच्छे परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, अन्य मूलभूत आवश्यकताएं जो भी हैं तो वो भी नहीं मिल पाएंगी। तो ये भी सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, तो इनको ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है,
तो आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, जैसे एनजीओज होते हैं, तो जैसे जो जागरूकता कार्यक्रम है तो उनमें, ठीक है, जागरूकता कार्यों में जो एनजीओ हैं, ठीक है, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को जागरूक बनाने में, लोगों को सरकार की सेवाएं देने में और जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं उनको अच्छी तरीके से क्रियान्वित करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार के द्वारा अगर कोई प्रचार प्रसार कराया जाता है तो इनमें भी जो एनजीओज़ हैं उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे देखिए लास्ट में, ऐसे के लास्ट में आप लोगों को क्या है, निष्कर्ष के रूप में देना है और एक कोटेशन भी दे सकते हैं, अच्छे से कुछ और चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं। और देखिए जो जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है, नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक सीमा के बाद में जो लोग हैं अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में मारकाट और हिंसात्मक घटनाएं भी घटित होने लगेंगी। ठीक है, जो अनियंत्रित आवागमन है उसको रोकने की आवश्यकता है, केंद्रीकरण को रोकना, परिवार नियोजन जो है इस कार्यक्रम को पुनः जीवित करना। जैसे अब इस समय देखते होंगे कि फैमिली प्लानिंग पर ज़्यादा बात नहीं होती, जबकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी जनसंख्या। तो अब आप सोच कर देखिए ना, 2011 से अब इस समय वो 2019 चल रहा है, तो लगभग कुछ नहीं तो 226 या 126 या 127 करोड़ हो ही गई होगी जनसंख्या। तो यह क्या है, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनको पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं तो उनको लोगों तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार, वॉल पेंटिंग और जैसे रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जितने भी टेलीविज़न मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो इन सारे साधनों के द्वारा जो जागरूकता है वो बहुत अच्छी तरीके से की जानी चाहिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। और लास्ट में आर्थिक विकास और जो लिटरेसी रेट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों का एक आर्थिक विकास हो सके, वो स्वरोजगार या उनको रोजगार मिल सके, जो सरकारी जितनी भी चीज़ें कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें। ठीक है, तो आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में लोगों को जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल पाएंगी और ऐसी स्थितियों में जो जनसंख्या की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले लेगी। ठीक।